गुड मॉर्निंग भारत, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरे सहयोगी अंजलि भी होंगी, लेकिन शुरुआत गुड मॉर्निंग भारत में 5 उन अहम खबरों से करेंगे जिन खबरों का पूरा विस्तार, हर एक अपडेट हम आपको देंगे। तो ये वो 5 सबसे प्रमुख खबरें हैं जिन पर आज पूरा दिन हमारी नजरें बनी रहेंगी। सबसे पहली खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे से जुड़ी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज जम्मू कश्मीर में 2 रैलियां होनी हैं। दूसरी खबर, क्योंकि जिस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बीजेपी और एनडीए की तरफ से रुख बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है, तो विपक्ष अब इसका विरोध करता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं तीसरी बड़ी खबर आपको बता दें, चंद्रबाबू नायडू का वो आरोप, जिस आरोप को उन्होंने जगन मोहन रेड्डी पर लगाया है, उस आरोप से जुड़ी एक तस्वीर आपको बताएंगे। तो वहीं चौथी अहम खबर, टाइम बम पर क्या लेबनान इस वक्त बैठा हुआ है, क्योंकि लगातार हो रहे धमाके इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। तो वहीं पांचवी सबसे बड़ी तस्वीर, बड़ी खबर यह होगी, क्या जेपीसी से समाधान निकलेगा वक्फ संशोधन बिल का, क्योंकि अभी ये अधर में लटका हुआ है, और अब क्या ये समाधान का अगला रास्ता होगा। से इधर पीएम नरेंद्र मोदी मिशन जम्मू कश्मीर पर होंगे। सबसे पहले वो श्रीनगर में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे, साथ ही साथ इसके बाद कटरा में संबोधित करेंगे। आपको बताते चले कि बीते कल जम्मू कश्मीर में पहले चरण के विधानसभा चुनाव हुए हैं 7 जिलों के 24 सीटों पर, और अब एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी का फोकस अगले चरण के लिए है। तो जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे पीएम नरेंद्र मोदी और यहां पर रैलियों को संबोधित करेंगे। तो ये विशाल रैली संबोधित करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। और इससे पहले भी जहां देखा गया था कि चुनावी कैंपेन की शुरुआत ही धारा 370 हटाने को लेकर के बीजेपी की ओर से हुई थी, और अब आज देखना होगा कि संदेश क्या देते हैं पीएम। अब बिल्कुल अंजलि, क्योंकि पहले चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है घाटी में, अब बारी दूसरे चरण और इस चुनाव में चुनाव प्रचार की है, जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा जो है वो बहुत खास है। पहले वो कश्मीर जाएंगे और उसके बाद जम्मू के कटरा में जनसभा को संबोधित करेंगे। 1 मिनट की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर में पहले चरण का मतदान खत्म होते ही अगले चरण के लिए प्रचार अभियान तेज हो गया है। इस कड़ी में आज पीएम मोदी श्रीनगर और जम्मू में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी सबसे पहले श्रीनगर का दौरा करेंगे। श्रीनगर के शेरे कश्मीर पार्क में पीएम मोदी की विशाल जनसभा होगी, जिसमें करीब 30,000 पार्टी कार्यकर्ताओं के शामिल होने की संभावना है। इसके बाद पीएम मोदी जम्मू के लिए रवाना होंगे। जम्मू के कटरा में बने स्पोर्ट्स स्टेडियम में आज उनकी दूसरी जनसभा होगी। पीएम मोदी के श्रीनगर और कटरा दौरे के लिए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। जम्मू कश्मीर में अगले चरण के लिए 25 सितंबर को वोटिंग होगी। घाटी में पहले चरण के लिए मतदान बुधवार को खत्म हुआ। चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक पहले चरण में 59% वोटिंग हुई। किश्तवाड़ में सबसे ज्यादा 77.23% और पुलवामा में सबसे कम 46.03% वोटिंग हुई। और आज हरियाणा में संकल्प पत्र बीजेपी की ओर से जारी किया जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस दौरान मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ उनके साथ सीएम नायब सिंह। तो संकल्प पत्र जिसके जरिए तमाम पार्टियां अपना वोट बैंक मजबूत करने की कोशिश करती हैं, तो आज ये लॉन्च किया जाएगा। और चुनाव से पहले हर एक तरह से कोशिश जारी है बीजेपी की कि किस तरह वोट बैंक जो है उसे किस तरह अपनी ओर लाया जाए। और रोहतक में पार्टी चुनाव कार्यालय में आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी संकल्प पत्र जारी करेंगे। तो देखना होगा कि संकल्प पत्र में क्या वादे लेकर बीजेपी आती है और किस तरह से हरियाणा की जनता को लुभाने की कोशिश जो तमाम पार्टियों की जारी है, बीजेपी इसमें कितना कामयाब हो पाती है। और आज ये अहम दिन रहेगा बीजेपी और हरियाणा की जनता के लिए भी। तो इस हरियाणा चुनाव से पहले संकल्प पत्र आज बीजेपी जारी करेगी। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात वन नेशन वन इलेक्शन की करेंगे, क्योंकि अब यह बताया जा रहा है कि 3 केंद्रीय मंत्रियों को यह जिम्मेदारी दी जाएगी कि वो विपक्ष के तमाम नेताओं से मुलाकात करेंगे। न सिर्फ मुलाकात करेंगे, बल्कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आम सहमति बनाए जाने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। और इन 3 केंद्रीय मंत्रियों में सबसे सीनियर लीडर राजनाथ सिंह का नाम है, अर्जुन राम मेघवाल और
किरण रिजिजू के कंधे पर यह जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। एक देश एक चुनाव पर आम सहमति बनाने की यह कोशिश, और इस कोशिश में ये 3 बड़े नाम जो विपक्ष के तमाम नेताओं से मुलाकात करेंगे, एक देश एक चुनाव को लेकर विस्तृत बात करेंगे और आम सहमति इस पर कैसे कायम की जाए, क्योंकि ये बड़ा संशय है। वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट से मंजूरी तो मिल गई है, लेकिन इस दिशा में क्या मजबूती के साथ जो बढ़ते कदम हैं, उन कदमों को विपक्ष रोकने की कोशिश नहीं करेगा? तो देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन जो बिल है उसको कैबिनेट की ओर से तो हरी झंडी मिल गई है, लेकिन कुछ राजनेता ऐसे हैं जो राजकोषीय धन बचाने और तमाम जितने भी सरकारी वाहन हैं, सरकारी सुविधाएं हैं, उनके इस्तेमाल को एक वक्त पर करने से रोकने के लिए पूरी कोशिश करें। देखिए रिपोर्ट। वन नेशन वन इलेक्शन को आज मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई। एक देश एक चुनाव के लिए कमेटी बनाई गई, जिसकी चेयरमैन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है। कमेटी की रिपोर्ट मोदी कैबिनेट के सामने पेश की गई, जिसके बाद उसे सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई। आज यूनियन कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एनडीए की सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन में जो हाई लेवल कमेटी की रिकमेंडेशंस थी उसको एक्सेप्ट किया है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए मोदी सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में ही पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर दिया था। वहीं पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह ने साफ किया था कि मोदी सरकार के इसी कार्यकाल में देश का ये सबसे बड़ा चुनाव सुधार लागू हो जाएगा। कल ही मोदी सरकार के तीसरे टर्म के 100 दिन पूरे हुए थे और आज मोदी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेकर विपक्षी दलों को चौंका दिया। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए बनी कमेटी ने 191 दिनों तक कई विशेषज्ञों और राजनीतिक दलों के लोगों से चर्चा की। चर्चा के बाद 18,626 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की गई। इसमें सभी राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाकर 2029 तक करने का सुझाव दिया गया, जिससे अगले लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा के चुनाव कराए जा सके। मोदी सरकार कोई भी फैसला ले और उस पर विपक्ष सवाल न खड़ा करे, ऐसा कैसे हो सकता है? कांग्रेस के कई नेता जहां इस फैसले को समझ से बाहर बता रहे हैं, वहीं इस फैसले को लागू करने में आने वाली परेशानियों का जिक्र कर रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर केंद्रीय कैबिनेट के फैसले का सबसे ज्यादा विरोध क्षेत्रीय पार्टियां कर रही हैं। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी जहां सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं, वहीं जेएमएम की महुआ मांझी और क्षेत्रीय दलों निर्दलियों का अस्तित्व खतरे में नजर आ रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन के एआईएमआईएम पार्टीज के खिलाफ थी, है और रहेगी। अगर पार्लियामेंट में लेकर आएंगे हम उसका अपोज करेंगे। तो नरेंद्र मोदी का पूरा गेम प्लान यही है कि नेशनल पार्टीज रहें और दूसरे तमाम रीजनल पार्टीज, छोटे पार्टीज हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। आप सोचिए कि अगर इस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो जो रीजनल पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो निर्दलीय लड़ते हैं, ऐसे कैंडिडेट्स का क्या होगा? क्योंकि एजेंडा सेट होता है, लोकसभा का अलग रहता है, विधानसभा का अलग रहता है। हर राज्य में, जैसे झारखंड में स्थानीय मुद्दे अलग हैं, जो कि विधानसभा में उसके आधार पे जनता वोट करती है, कैंडिडेट को देखकर करती है, और लोकसभा में बस वहाँ पर दिल्ली में जो बैठे हैं बस उनको देखकर दे देते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन व्यवस्था लागू करने में चुनौतियां भी कम नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती है संविधान और कानून में बदलाव करना। एक देश एक चुनाव के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। इसके बाद इसे राज्य विधानसभाओं से पास कराना होगा। वैसे तो लोकसभा राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 साल तक का होता है, लेकिन सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि अगर लोकसभा या किसी राज्य की विधानसभा भंग होती है तो एक देश एक चुनाव का क्रम कैसे बनाया जाएगा? देश में ईवीएम और वीवीपैट से चुनाव होते हैं, जिनकी संख्या सीमित है। अगर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए तो इन मशीनों की भारी तादाद में जरूरत पड़ेगी। साथ ही जरूरत होगी प्रशासनिक अफसरों और सुरक्षा बलों की। सूत्रों की माने तो इन सभी समस्याओं का हल कोविंद कमेटी के 18,626 पन्नों की रिपोर्ट में दिया गया। लेकिन देखना यह होगा कि क्या विपक्षी दल कमेटी के सुझावों से सहमत होते हैं या इस मुद्दे पर नई सियासत देखने को मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो सरकार ने जिस वन नेशन वन इलेक्शन के रास्ते को चुना है वो रास्ता बहुत सरल नहीं है। चुनौतियां क्या क्या हैं दरअसल वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, तो इसमें सबसे पहले संविधान में आपको संशोधन करने की आवश्यकता होगी। बिल को राज्य की विधानसभाओं में भी आपको पास करवाना होगा। उसके बाद आप वन नेशन वन इलेक्शन को लागू कर सकते हैं। सभी राज्यों में एक विधानसभा का क्रम बनाना होगा क्योंकि 5 साल का कार्यकाल होता है। देश में ईवीएम और वीवीपैट की संख्या बहुत सीमित है। इस संख्या को भी आपको बड़ी मात्रा में बढ़ाना होगा। सरकारी मशीनरी की और संख्या बल को भी बढ़ाने की जरूरत होगी। वन नेशन वन इलेक्शन में आधारभूत ढांचा जो है वो आपको तैयार करना होगा और इस ढांचे को इतना मजबूत बनाना होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन